बल्दियाती इदारों के पास जब इख्तियार नहीं, वसाइल नहीं, वो मौसर नहीं, तो फिर जो मुंतखब लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए था कि जलील हो के बल्दिया से रुखसत होना है, या 1 साल पहले ही हम इस्तीफा दे देते और सर उठाकर बाहर आते, अवाम में चले जाते। वॉशिंगटन नाइट शो विद आसिम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम कराची के हवाले से है। कराची से ही हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि इस वक्त कराची की सूरत हाल जो है नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों को बताएंगे, अपनी आंखों देखा हाल बताएंगे। वैसे तो जितनी फुटेजेस हमको मिली हैं, जितनी वीडियोस, क्योंकि आजकल हर आदमी जो है वो क्योंकि उसके पास कैमरा होता है, और मैं देख रहा होता हूँ कि वो बाकायदा कमेंट्री कर रहे होते हैं कि नाजरीन इस वक्त हम नाज़िमाबाद में हैं, आप देखें। वो घर का कोई बंदा होता है, लेकिन हर शख्स जो है वो इस वक्त जो है इस डिजिटल दौर में जो है वो सहाफ़ी है, क्योंकि वो आपको आंखों देखा हाल बता रहा है। कुछ लोग जो हैं वो खामोशी से वीडियो बना देते हैं तो पता नहीं चलता कि है कहाँ की, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों ने जगहें बताई हैं कि जी ये इस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पे जो है वो 5-5 फुट पानी है। तो आज के जो हमारे साथ लोग हैं कराची से, एहतिशाम उद्दीन साहब हैं, जौहर कादरी साहब हैं, अदनान खान साहब हैं, और इन सब से हम बारी-बारी पूछेंगे कि कराची के साथ जो इस वक्त हाल हो रहा है और फेडरल गवर्नमेंट की जो खामोशी है वो कहाँ देखते हैं उनको। सबसे पहले मैं एहतिशाम उद्दीन साहब से के पास जाता हूँ। एहतिशाम साहब, आप सबका, एहतिशाम साहब, जौहर साहब, अदनान, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया वॉशिंगटन नाइट शो में आने का। तो एहतिशाम साहब, आपसे मैं शुरू करूँगा कि आप इस वक्त जो कराची की सिचुएशन है, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले 50 करोड़ रुपए दे के नाले भी साफ करा दिए थे, लेकिन रिकॉर्ड बारिश के हवाले से जो है हर जगह जो है, कई जगहों पे खुश्की भी है, लेकिन मोस्टली इलाके जो हैं डूब गए हैं। किस तरह देखते हैं आप? क्या आपकी अभी फीलिंग है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आसिम साहब। बारिश के हवाले से जो ये सिचुएशन है, ये हमारे लिए नई नहीं है, और हमने ये महसूस किया है कि काफ़ी अरसे से जो ये सिचुएशन है, ये वर्स होती चली जा रही है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। हालाँकि इस दफ़ा आपका कहना ठीक है कि सिचुएशन ज़्यादा वर्स हुई है और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। एक इत्तला के मुताबिक 235 हाईएस्ट जो रेनफॉल जो है ये रिकॉर्ड किया गया है इस दफ़ा, और ये मैं कोट कर रहा हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने आज एक बयान दिया है। तो इसमें इतनी बारिश भी हुई है, लेकिन हमने ये देखा कि गुज़िश्ता सालों में जो अगर इसकी आधी या इससे कम भी हुई है ना, तब भी हमारी हालात कोई फ़र्क नहीं थे। उसकी बड़ी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि यहाँ कराची में पहले बाकायदा एक नेटवर्क था, और उस नेटवर्क था नालों के हवाले से। तो वो नाले के जो हैं उनके ऊपर या तो एन्क्रोचमेंट्स हो गई, और उन चलिए जौहर साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि आपका क्या ख्याल है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं इन बारिशों को? देखें, सबसे पहले आसिम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम देखने वालों का, सुनने वालों का, कि आपने कराची से हमें मौका दिया पूरी दुनिया में ये बात पहुंचाने का कि इस वक्त कराची जो है वो किस कर्ब से और किस अजाब से गुजर रहा है। यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बसने वाले किस जहनी और मैं समझता हूँ जिस्मानी परेशानी में है, इसको चंद छोटे से प्रोग्राम में बयान नहीं किया सकता। वो क्या खूब किसी ने कहा है ना कि किसी की जान गई तो किसी का घर टूट गया। कल रात की बारिश में मेरा शहर डूब गया। ये शहर डूब गया सर, इसको हम नहीं समझ सकते कि जब टीवी देखते हैं, मीडिया देखते हैं, तो हम जाहिर सी बात है जो जिम्मेदारान है उनसे ही मीडिया बात करता है, उनसे ही लोग पूछते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो एमक्यूएम का दौर की बात हो, या चाहे आज पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे हों जो कराची से इलेक्ट होकर आए या होते रहें या आते रहें या हुकूमत का हिस्सा रहें, और बाब इख्तिदार वही रहें, ताकत पावर उन्हीं के पास रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी ये 70% रेवेन्यू कमा के देता है, पाकिस्तान की शहर अग है, पूरी इकॉनमी का हब है, और ये है, पोर्ट यहाँ पर है, सी पोर्ट यहाँ पर है। मतलब जितनी भी एक इकोनॉमिक्स की टर्म्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं किसी मुल्क के अंदर, वो सब शुरुआत और इख्तिताम कराची से होती है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ बहुत बड़ी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारी यहाँ से होती है, मतलब एक एक स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे सबसे बड़ा डील करता है। इन सब चीज़ों के बाद
जब जब ये एक आम आदमी, एक कारोबारी, एक सहाफ़ी, एक चलता फिरता शख्स चीज़ों को समझ सकता है कि शहर की हसासियत और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है इस मुल्क के अंदर, तो क्या जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं या वो लोग जो इस मुल्क के जो इख्तियार रखते हैं या इख्तियार रखते हैं, क्या उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती? क्या उनके पास इसके कोई स्टैटिक्स नहीं है? क्या उनके पास उसकी कोई रियलिटीज़ नहीं है? सब कुछ है। होता ये है कि हम पीपल्स पार्टी के जब लोगों से बात करें तो वो माजरत के साथ मलबा एमक्यूएम के दौर पर डाल देते हैं। एमक्यूएम से बात करें तो वो आज के दौर में अगर बात करें तो वसीम साहब इख्तियारात का ओनर होते हैं। आप आगे चले जाएं, पीटीआई से कहते हैं, वो कहते हैं अभी 2 साल ही हुए, थोड़ा और टाइम दो, हम समझने के लिए इसको समझेंगे। सर, इस तरीके की सारी चीज़ों में आप ये तो देखें कि हम कर क्या रहे हैं। ये कहाँ का, ठीक है, इस बार जैसी बारिश हुई 230-35 मिलीलीटर हो गई, एक रिकॉर्ड टूट गया। कोई कहते जी 90 साल में इतनी बारिश नहीं हुई, कहते 77 के बाद ये बारिश हुई है। ये एक नागहानी थी, नेशनल डिजास्टर था। इसमें बिल्कुल इंतजाम किसी मुल्क के भी शायद इतने बड़े जो है डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए ओवरनाइट नहीं हो सकते इसमें लेकिन क्या ये पहली बार तो नहीं हुआ? इस बार बहुत ज्यादा हो गया। जब बारिश होती है नाले भर जाते हैं, जब बारिश होती है रोडें टूट जाती हैं, जब बारिश इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो जाता है। 7-8 इंडस्ट्रियल जोन हमारे हैं, उसमें आप इन बारिशों के बाद 2-2 महीने तक के जाने के काबिल नहीं होते। ट्रांसपोर्टेशन मुतासिर होती है, एक्सपोर्ट की कार्गो टाइम पे पोर्ट पे नहीं पहुंचता, पोर्ट से कार्गो टाइम पे फैक्ट्रियों में नहीं पहुंचता, प्रोडक्शन लॉस होता है, एक्सपोर्ट पूरा जो है ना हमारे ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं होते। मतलब एक चैन है जो टूट जाती है। अब इतना सेंसिटिव मुल्क, शहर जिसका पूरा दारोमदार इकोनॉमी का जो पूरे मुल्क को पालता है, मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ बीइंग कराची हाइट, मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि ये वो शहर है जो वाकई पूरे मुल्क को पालता है अपना खून देके, और उसकी आप खून निचोड़ने में लगे हुए। टैक्स का इशू आता है तो सबसे पहले कराची को याद किया जाता है कि जी यहाँ से टैक्स। मैं दावे से कहता हूँ कि आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, कौन सा शहर है, कौन सा सूबा है जो कराची से ज्यादा टैक्स देता है, चाहे जिस तरीके से भी देता है। ठीक है, उसमें खामियां भी होंगी, चोर चकारियां भी होंगी, करप्शन भी होगी, ये एक सिस्टम है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, कुछ सब फरिश्ते नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप स्टैटिक्स पे जाएं, नंबर पे जाएं, तो वो आपको कराची से ही मिलेंगे। तो जब इतना कुछ यहाँ पर है और उसके बाद इस तरीके से सलूक किया जाता है कि हर आदमी अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सियासी एक बात बना के, एक सियासी जुमला बना के, सियासी बयान बना के दूसरे पे डाल के निकल जाता है। पर एट द एंड ऑफ द डे शहर के साथ क्या हो रहा है? हर आदमी उसको ऑन करता है। छोटे छोटे काम हम स्ट्रीट लाइट लगा के, हम एक हैंडपंप लगा के या एक कुआं खुदा के तो उसकी तस्वीरें खिंचा के फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे लगाते हैं। भाई आज जो हालात है, मैं आपको बात आपकी तवील होगी, मैं आपको आज छोटी सी एक बात बता दूं कि मेरी रिहाइश एक कराची के डिफेंस में है, जो कि यहाँ का एक अच्छा पॉश इलाका कहा जाता है, आपके इल्म होगा। सर, मेरे इलाके में आज इस वक्त मेरे जब से आपसे बात कर रहा हूँ 35 घंटे हो गए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 35 आवर्स देयर इज नो लाइट एट ऑल। मेरे घर के बाहर 5-5 फुट पानी था, जो कि अब 3 फुट रह गया है। मेरे घर के अंदर 1-1 फुट पानी था। ये मेरा घर नहीं, पूरी 4-5 यहाँ की स्ट्रीट, 4-5 इलाके, 4-5 बल्कि आधा डिफेंस ऐसी है। और एक सोने पे सुहागा ये कि मैंने अभी एक मुझे व्हाट्सएप पे एक सोशल मीडिया के थ्रू एक लेटर किसी ने भेजा है कि जो सीईओ हैं कि इलेक्ट्रिक के, उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसको उन्होंने एड्रेस किया है एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए को, और जो प्रेसिडेंट है कैंटोनमेंट क्लिफ्टन कैंटोनमेंट की, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये जो वाटर का जो ये वाटर लॉगिंग हुई है और इस तरीके से ये फ्लड आया है, इसकी वजह से हमने अपना तमाम जो है सिस्टम बंद कर दिया है। और आप हमें इस बात की एश्योरेंस दें कि जब तक कि आप किसी न किसी तरीके से, मैं आपको मुख्तसर से बता रहा हूँ, जिस वक्त तक कि आप डी वाटरिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर देंगे डिफेंस से, उस वक्त तक के हम यहाँ पे बिजली नहीं खोलेंगे। सर आप सोचे 35 घंटे गुजर चुके, हमारे घरों में पानी के टैंक ऊपर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक की मोटर से चलते हैं तो पानी ऊपर जाता है। आज घरों में नलकों में पानी नहीं है। हर घर में 8 से 10 लोग रहते हैं, कैसे रहेंगे, कैसे वजू करेंगे, कैसे वॉशरूम जाएंगे, कैसे ये हाल आप डिफेंस का बता रहे हैं, तो ये मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ जो कराची का महंगा एरिया है और जहाँ के मकीन जो है वो हजारों रुपए बल्कि लाखों रुपए सालाना टैक्स देते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड को। ना देने की सूरत में वो पानी की लाइन काट देते हैं कि हमारी कीजिए, आपकी जो है हम वाटर सप्लाई डिसकंटिन्यू कर देंगे अगर आप, और लेट भी हो जाए तो कभी ट्रांसफर करना होता है, अगर जगह प्लॉट को या घर को या बेचना होता है तो सारा टैक्स उस पर हमसे वसूल कर लेते हैं। तो सर अब ये देखें, एक तरफ तो ये अलमिया है कि इतना पॉश एरिया, इतना टैक्स देने वाला, इतना कुछ होके वो आज 5-5 फुट पानी में बैठा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, ओवरफ्लो हो गया है, अंडरग्राउंड टैंक भर गए, बिजली नहीं है। आज सुबह से कराची के मेजर जितने नेटवर्क टेलीफोन फोन के हैं सबके नो सर्विसेज हैं, देयर इज नो फोन, वाईफाई है नहीं, टेलीफोन के नेटवर्क के वाईफाई का इंटरनेट काम नहीं कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है छोटे बड़ों के साथ कि कोई किस हाल में
कोई रास्ता ही नहीं है। वाईफाई अगर इलेक्ट्रिसिटी से ऑन करें तो लाइट नहीं है, तो अगर टेलीफोन के जो नेटवर्क चलते हैं। मैं एहतिशाम साहब को लेने से पहले थोड़ा सा बस आपको ऐड करूंगा। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं तो आप यकीनन जनरेटर्स होते हैं, जो कि मैंने देखा है कि हमारे भी कई रिलेटिव के बड़े बड़े जनरेटर्स रखे हैं जो कि फैक्ट्रीज में होते हैं, लेकिन वो भी जमीन पे ही रखे होते हैं, वो कोई ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट फ्लोर पे रखे होते हैं। तो वो आप लोग किस तरीके से अब रह रहे हैं? यही अलमिया है ना कि हमारे पास जो जनरेटर का मसला है कि मेजॉरिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि डिफेंस के जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके घरों में जनरेटर है, लेकिन वो कोई भी चल नहीं सकता, इसलिए कि वो बाहर रखे उनमें तो पानी घुस गया। वही आप वाली बात है, फर्स्ट फ्लोर पर तो होती है। दूसरी बात ये जो और दिलचस्प बात मैं एक और ऐड कर दूं कि आज सुबह से डिफेंस के अंदर किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर ना पेट्रोल मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है, टोटल बंद है। अगर जनरेटर चला भी लें तो हमारे पास ना डीजल है ना पेट्रोल है, गाड़ी चलाना तो दूर की बात। तो ये एक अजीब सा माहौल है। क्या ये हमारे उन लोगों को नजर नहीं आ रहा है? देखिए, मैं माजरत के साथ, डिफेंस में तो ना वसीम अख्तर है, ना पीपल्स पार्टी है, ना पीटीआई है। यहाँ का तो एडमिनिस्ट्रेटर एक अलग एक बड़े मजबूत इदारे के हाथ में जो सारे निजाम संभालते हैं। तो यहाँ का ये हाल है। फिर हम जब बात अगर औरंगी, कोरंगी और सुरजानी और औरंगी टाउन की करें तो सर वहां तो अल्लाह माफ करे एक कयामत का मंजर है, तो शायद मुख्तसर वक्त में बयान भी नहीं हो सकता। बिल्कुल जौहर साहब, एहतिशाम साहब आपके मेरे ख्याल है कुछ ट्रबल शूटिंग आ गई थी, मैं चाहूंगा कि आप इसको कंटिन्यू करें जो आप बात कर रहे थे, फिर हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। एक बात तो ये थोड़ी सी ऐड कर दूं, जौहर साहब के अभी फरमा रहे थे कि यहाँ पे नहीं है, तो जौहर भाई ये हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है ना, वो यहाँ से ही हमारी गली से इलेक्ट हुए, तो ये इलेक्ट होके गए थे, उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने। तो बहरहाल और भी कुछ लोग हैं वैसे जो गए आगे। अच्छा, गवर्नर साहब भी यहीं से गए थे, गवर्नर साहब भी गए सारे। तो असल बात ये नहीं है कि कौन कहाँ से आया, ये जब तक अवाम में होते तो कुछ फीलिंग डिफरेंट होती है लोगों की, ये मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी में देखा है। और उसके बाद वो शायद मार्च चले जाते हैं, हम दूसरे मखलूक हो जाते हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाता है कि मार्च के लोग और हमारे लोग जो है ना वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो खैर बहरहाल अब ये चीज़ें ऐसी है कि जिनके बारे में रोने गाने का फ़ायदा नहीं है। मैं यस करूँ कि जो आदमी जो कर सकता है वो अपने लेवल पे करे, तभी हमारा काम आगे चलेगा। हम ये एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत ठीक हो जाएगी, वो काम करेगी, या उसका काम है, तो पता नहीं कब होगा ये काम। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह का एरिया है, वहाँ पर जो है वो एक प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में कंपनीज़ बनाई गई। जब 7 टाउन एसोसिएशंस है ना, तो वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट कंपनीज़ बनाई, और उसमें मैं भी डायरेक्टर हूँ, जौहर साहब भी डायरेक्टर है उसके अंदर। उसकी कंपनी का मकसद ये था कि डेवलपमेंट कंपनी है वो, तो काइट डीएमसी नाम है, डेवलपमेंट कंपनी है वो। अच्छा, अब उस काम का उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस करती है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो डायरेक्टर्स हैं उसमें उनका कंसेप्ट ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर से उन्होंने डायरेक्टर ज़्यादा लिए। फॉर एग्जांपल 60 to 70% जो डायरेक्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के, और बाकी उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस से जो लोग हैं वो गवर्नमेंट साइड से लिए। अच्छा, अब उसको काम करने में हमारी जो स्पीड है और जो हमारे यहाँ है, ज़ाहिर है हमारा स्टेक है, हमारा अपना एरिया है, तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम उसमें वेट नहीं कर रहे। फंड बेशक हमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया, नो डाउट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया, बल्कि उन्होंने अब दोबारा भी हमें फंडिंग करी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने हमें दिया। तो जहाँ उनकी कोताहियाँ हैं वहाँ की अच्छी बातें भी हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि ये लोग काम कर रहे हैं, तो हमने क्या काम किया, हमने वहाँ लाइटिंग का काम किया, हमने वहाँ रोड बनाए और बहुत सारे दूसरे तीसरे हमने काम करे। तो ये कंसेप्ट क्या था? ये कंसेप्ट था कि जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार है काम करने का, उससे आप बाहर आइए, और बाहर आने के बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर आकर के वो काम करें। तो इंडस्ट्रियल एरिया में ये कंसेप्ट आया, और ये काम 7 एसोसिएशन जो हैं, ये टाउन एसोसिएशंस हैं, उनके यहाँ ये कंपनीज़ बनी। जैसे काटी के अंदर काइट बनी, काइट डीएमसी, इस तरह फेडरल बी एरिया के अंदर और लांडी में, बिन कासिम में, सब जगह ये बनी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था व्हाट्सएप के ऊपर तो ये चल रहा है, वाईफाई चल रहा है। तो फेडरल बी एरिया के हवाले से बहुत लोग आप तारीफ़ कर रहे थे उन लोगों की। इससे पहले जो उन्होंने हालात थे वहाँ बहुत बुरे थे, अब उन्होंने काफ़ी अपने रोड वोड बना लिए, तो हर कोई जो है ना उनकी मैनेजमेंट की तारीफ़ कर रहा था। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनका अपना स्टेक होता है ना। आसिम साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ बिल्कुल,
अपना स्टेक होता है, उसको दर्द भी ज्यादा होता है, वो करता भी है काम, उसको बिल्कुल। रोज जाना है। ये वाली लेकिन बात आपने अनफॉर्चुनेट ये वाली आपने बात बहुत अच्छी कही कि जब अपना स्टेक होता है ना, तो फिर दुख भी ज्यादा होता है। जब आप कराची में रहते हैं तो कराची का दुख दर्द भी समझते हैं, लेकिन अगर टेम्परेरी तौर पर आप आते हैं यहाँ पर और फिर टेम्परेरी तौर पे, तो वो दुख दर्द उसको उसको उस वक्त होता है जिस जगह पर वो रह रहा होता है। मैं चाहूंगा अदनान को शामिल करें कन्वर्सेशन में। अदनान जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमने देखा हमेशा दूसरों के काम आते हैं, और अक्सर मैं इनको फोन करता हूँ तो वो कहते हैं यार वो मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। खैर मैं बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि लोगों का किसी ना किसी तरीके से मदद करना, रेफरेंस जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। हम यहाँ से बैठ के किसी दोस्त को फोन करके किसी के घर में राशन डलवा सकते हैं, सिर्फ उस सूरत में जब आप एक्टिव हो, जब आप काम कर रहे हो। अगर आप मदद करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। अदनान, आपने देखा जिस इलाके से आप रहते हैं, उस शहर से अगर सदर जाना चाहें आप, तो कितने दिन में पहुंचेंगे? पहले घंटों में पहुंचते थे। तो अभी मुझे बताएं कि जो छोटे इलाके हैं, छोटे इलाकों से मुराद ये कि जो निचाई की तरफ है जहां हर बारिश में पानी आता है, तो उसमें जो है आज जो हम देख रहे हैं कि कोई मतलब काम करने वाला वहां नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं आपको बताता चलूँ, एहतिशाम साहब और जौहर साहब मेरे सीनियर हैं। मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने कुछ अरसे काम किया। आज कराची शहर बहुत बदहाल है, और अफसोस इस बात का है कि ये वो शहर है जिसने हर दफ़ा हर टाइम पे पूरे पाकिस्तान की मदद की। अदनान प्लीज कंटिन्यू करें। कुछ फिगर्स हैं मेरे पास आज कराची शहर के हवाले से। आर्मी के रेस्क्यू 32 मेडिकल कैंप्स लगे हैं, 56 रिलीफ कैंप्स लगे हैं, 3 मोबाइल हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं, एक सुरजानी टाउन, एक कयूमाबाद और एक सादी टाउन में। न्यू नाज़माबाद से तकरीबन 300 लोगों को एवैक्यूएट किया गया है थ्रू बोट्स, जिसमें साद ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साहबजादे का बड़ा किरदार है। और जो करने वाली बात यह है आज़म साहब, इससे पहले इस मुल्क में जहाँ जहाँ आफत आई, जहाँ जहाँ मुसीबतें आई, चाहे वो मानसेरा में आए हुए जल्जले हों, चाहे वो पंजाब के किसी भी शहर में आए हुए सैलाब हों, कराची वो शहर है जिसने हमेशा यहाँ पे सरकारी से लेके नीम सरकारी इदारों और तमाम बिजनेसमैन ताजरों ने, हत्ता कि यहाँ से मीडिया चैनल्स ने जो है मैराथन लाइव मैराथन्स की हैं, और बेशुमार किस्म की इमदादी सरगर्मियाँ देखने में आई होंगी। आपको याद होगा फ़ख्र आलम साहब ने यहाँ PF बेस में एक बड़ा कैंप लगाया था, और हज़ारों लाखों टन की तादाद में इमदादी सामान जो है पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया गया था। आज अफसोस इस बात का है, कराची शहर को डूबे हुए 5 दिन हो गए। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और कोरंगी की बहुत सारी आबादियाँ जो है वो वहाँ के शहरी पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पूरे पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है, चाहे भले बेशक दिखावे के लिए कोई ऐसा कैंप, रिलीफ कैंप लगाया, ऐसा कैंप, इमदादी कैंप लगाया गया हो जो कराची की मदद के लिए लोगों के लिए काम आ सकता। आज भी मेरे पास गुजर नाले से कुछ लोगों के राब्ते हुए हैं। वहाँ गुजर नाले की आसपास जो आबादी थी, वहाँ सराउंडिंग वो घर पूरे के पूरे बह चुके हैं। लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, बच्चों के पास दूध का सामान नहीं है। अपनी मदद आपके तहत जो जो कर रहा है, लेकिन हमारी जो कौम है उसने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। कराची इन लोगों के लिए एक दूध देने वाली गाय रही है हमेशा, लेकिन उसके ऊपर जब जब बुरा वक्त पड़ा है तो उसके साथ सौतेले बच्चों जैसे सलूक किया गया है। मैं नान, आपने बहुत थोड़े से वक्त में बहुत ज्यादा बातें कर दी हैं। मैं भी इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि दुनिया में जब भी मेगा सिटीज पर मुसीबत आती है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेप लेती है, और जो स्टेट होती है उसको साइड में करती है और टेक ओवर कर लेती है, और उस वक्त तक करती है जब तक कि माफ आसिम भाई, मेरा हरगिज मकसद किसी इदारे या फेडरल गवर्नमेंट पे इतराज उठाने नहीं था, लेकिन बहैसियत कौम बाकी सूबों ने अपना किरदार अदा नहीं किया।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात वही करने जा रहा हूँ कि वो तो करती है और वो भी नहीं किया। कराची, जब भी पाकिस्तान में सैलाब आता है, अर्थक्वेक होता है, कुछ भी होता है, कराची पेश पेश होता है। और ये बात बिल्कुल आपने सही की कि हम जो हैं वो आंख बंद करके बगैर डिस्क्रिमिनेशन किए हुए लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन आज जब कराची पे बड़ा वक्त आया, मेरे पास इतनी फुटेजेस आई हैं, मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा कि हंगामी तौर पे कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से चल रहा हो, कोई एकदम जो है वो रेस्क्यू कर रहे हो, किसी को उठा रहे हो, किसी को सेफ मुकाम पे पहुंचा रहे हो। आपने लावारिस छोड़ दिया, जो लोग अपने आप मदद कर रहे हैं। हमने कई ऐसी फुटेजेस देखी कि पुलिस की वैन जो है वो फंस गई, लोग निकाल रहे हैं उसको, तो लोगों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की। मैं जौहर साहब से एक अभी, क्योंकि मैं देख रहा था आप मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन के लिए क्वालिफाई करते हैं। हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा एक ऐसा जुमला मार दिया जाता है कि कराची के नालों पर जो है घर बना दिए गए, हाई राइज बिल्डिंग बना दी गई है, इसका जिम्मेदार MQM है, इसका जिम्मेदार मुशर्रफ है, इसका जिम्मेदार XYZ है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक हाई राइज बिल्डिंग जब बनती है तो उसके प्रोसेस में कोई 20-22 परमिट तो लेने होते होंगे, तो उसमें आप किसी एक जगह पर एकदम ठप्पा लगा देते हैं कि जी इसने किया है। मुझे एक बात बताएं कि जो नालों के दरमियान में या कोई कमर्शियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर एक 20 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो जब जहां पर 150 आदमियों को रहना चाहिए वहां 2 लाख आदमी रह रहे हैं, इसको अप्रूव करने में किसका हाथ होता है, क्या प्रोसेस होता है? शॉर्ट करके बताइएगा ताकि हमारे नाज़रीन को समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम होती कहाँ है। हुकूमत इसमें पार्ट बनती है, सियासी जमातें इसमें पार्ट बनती हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट की कहीं जो है NOCs लेने के लिए पावरफुल होना पड़ता है? मैं आसिम साहब, अच्छा सवाल किया आपने, और थोड़ा सा इसको मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा ताकि मैं इसको समझा सकूं कि ये असल इशू क्या है। इस पे बुनियादी तौर पे जो बात है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि आपने कहा जी इंक्रोचमेंट होती है, नालों पे घर बन जाते हैं, आबादियाँ बस जाती हैं, बल्कि ऐसे भी आया कि कई सरकारी इदारों के दफातर तक भी उस इंक्रोचमेंट के ऊपर देखने में आए और मौजूद हैं। लेकिन मैं इसका एंड में क्या होता है कि हमने देखा कि इसका नॉर्मली तौर पे जो मलबा डाला जाता है वो सियासी हुकूमतें चाहे कोई भी हो, वो डेवलपर पे, बिल्डर के खाते में डालते हैं कि इन्होंने इंक्रोचमेंट की जगह बना के यहाँ पे बना के बेच दिया, और जैसे आपने कहा कि जी 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी और उस पर 8 फ्लोर बन गए और लोग उसमें रह रहे हैं, सब कुछ है। अगर 5 फ्लोर की बिल्डिंग अप्रूव हो और उसमें 8 फ्लोर बन गए और लोग रह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ा जुर्म है, क्राइम है। जिन्होंने ये किया उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो जगहें ऑलरेडी कमर्शियल हैं, बाई बर्थ हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सालों से चले आ रही हैं, पाकिस्तान बनने के बाद से चले आ रही हैं, या वो जगहें जो बाद में कन्वर्ट हुई हैं कन्वर्जन फीस के साथ। और आपको बता दूं कि आपके सुनने वाले लोगों को आपके कि कन्वर्जन फीस जो SBC की होती है वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। एक बहुत बड़ा अमाउंट इसमें जाता है जब जाके वो रेगुलर कन्वर्ट होती हैं इन कमर्शियल में, चाहे वो इंडस्ट्रियल से हो या रेजिडेंशियल से हो या कोई और कैटेगरी की जगह हो। इसके अलावा बेटरमेंट चार्जेस भी दिए जाते हैं। इसके अलावा एक ODC कहते हैं, आउटडोर डेवलपमेंट चार्जेस। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये सारे चार्जेस SBCA को दिए जाते हैं, ये किस लिए दिए जाते हैं? बेटरमेंट चार्जेस बेटरमेंट के मद में दिए जाते हैं, आउटर डेवलपमेंट करने के लिए दिए जाते हैं, और साथ साथ जो कन्वर्ट करने की फीस दी जाती है। तो ये वो चार्जेस लेने के बाद क्या वो उस इदारे की या उस मुतल्लिका जो भी उसके इदारे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस जगह को जिसको रेगुलर करके कन्वर्ट करके आपने कमर्शियल करके दिया है फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए, जो कमर्शियल है वो तो हैं, जिनको दिया है तो उन्होंने अपने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद वो कमर्शलाइज होंगे, और उसमें लोगों ने बुकिंग कराई, बिल्डर ने उसको अनाउंस किया, गरीबों ने अपना पेट काट के उसकी बुकिंग कराई और वो उसमें बस गए। अब एक किसी स्टेज पे आके किसी भी इदारे की तरफ से या किसी भी तरफ से अगर उसको ये कहा जाए कि ये इलीगल है, ये गलत है, या ये इंक्रोचमेंट पे बनाई गई है, तो भाई उसमें बिल्डर या डेवलपर का क्या कसूर है? वो तो पूरे प्रोसेस से गुजर के वहां तक पहुंचा है। और दूसरी बात ये कि अगर वहां इंक्रोचमेंट हो रही है या वहाँ पानी नहीं निकल रहा है या रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, तो जो ये SBC करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस चीज को रेगुलर करने के लेती है, कन्वर्ट करने के लेती है, तो वो पैसा उस काम के लिए क्यों नहीं लगता? अगर ये पैसे उस काम के लिए लग जाए तो ये काम मसला ही खत्म हो जाए ना। जिस चीज के लिए, जिस हेड के लिए पैसे लिए गए, अगर वो पैसे जो किसी कराची के प्रोजेक्ट के लिए लिए गए हो और खुदा न खास्ता वो किसी और शहर में या किसी और इलाके में जाके लगाए जा रहे हैं, तो इसमें फिर वो बिल्डर या वहां का रहने वाला तो जैसा आज रो रहा है वो ऐसे ही रोते रहेगा, उसके घर में ही पानी घुसेगा
उसकी बिल्डिंग में पानी घुसेगा, उसके घर भी तबाह होंगे, उसके बच्चे भी रोड पे आएंगे। अगर वो पैसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लग जाता, बेटरमेंट में लग जाता, आउटडोर चार्जेस में डेवलपमेंट में लग जाता, तो आज ये चीजें नहीं होती। आज बहरिया की तारीफ हो रही है कि जी वहाँ पे एक कतरा पानी नहीं गुजरा, बड़ा अच्छा हो गया। आज फेज 8 की वीडियो दिखाई जा रही है कि जी वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, जबकि और बात है कि डिफेंस के फेज 7 तक के इलाके डूब गए, वो फेज 8 की तारीफ की जा रही है। तो वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट हुई है, उसके आपको रिजल्ट नजर आ रहे हैं। डेवलपमेंट नहीं हुई तो वो सारा पैसा डेफिनेटली जिस काम के लिए लिया गया, जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया गया, उस प्रोजेक्ट पे नहीं लगा, वो कहीं और लगा और वो एक और शक्ल इख्तियार कर गया, और इन दिनों में आके डेफिनेटली वो एक बड़ा मैस जो है यहाँ पे बन गया। मैं एक बात और ऐड करूंगा, एसबीसीए की आप फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट अभी मेरे ख्याल से प्रिंट होगी तो वो निकाल के देख लें। ये पैसा जो बिल्डर इनको ओडीसी की मद में देता है, कन्वेंट चार्जेस की मद में देता है, ये बिलियंस ऑफ रुपीज सर इनके पास होंगे। आज ये सवाल हमें करना चाहिए। देखिए ये काम हुकूमत नुमाइंदों के हैं, फारूक भाई ने ज्वाइन किया, फारूक भाई, ये फारूक भाई अभी फारूक भाई ने यहाँ पे ज्वाइन किया, ये भी इन चीजों को बहुत बेहतर से कराची के ये उन लोगों में से हैं जो इन चीजों को समझते हैं, और दूसरे भी सियासी लोगों को जो किसी और पार्टी से, हम सियासी लोग नहीं है, हमारा खतरे किसी कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन ये कि ये पैसा जो लगा जो इनके खजानों में पड़ा हुआ, ये लगाए ना, आज लगाएं, आज चीजें बेहतर होंगी। यहाँ तो रोड खाली बड़ी करके उस पर लाइट लगाई जाती है या 4 नाले साफ किए जाते हैं, तो वो भी कराची के शहरियों पे एहसान बताया जाता है सियासी हुकूमतों की तरफ से कि देखो हमने ये आपके लिए कर दिया, और अब तो वो भी यहाँ के लोगों से नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी फेडरल गवर्नमेंट से एनडीएमए के लोग आ रहे हैं और वो आके ये फौज सब चीजें रेस्क्यू कर रही है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है सर इस चीज को। बिल्कुल फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं, वेलकम वाशिंगटन नाइट शो में आने का। बिल्कुल आपने बातें बहुत सही की। बहरिया टाउन की, मैं स्पोर्ट्स सिटी ने किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी, एक तो ये नहीं पता चलता कि असली है या जाली है लेकिन मोस्टली जो कराची की वीडियोस हैं वो सही हैं। वाकई कराची इस वक्त बुरे हाल में। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के पास चलेंगे। कराची को मैं इस वक्त किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त नहीं है कि हम किसी को नीचा या ऊपर दिखाएं। कराची को मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फारूक सत्तार से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझता। पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, कराची के अंदर रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान और कराची के साथ मोहब्बत वाबस्ता है। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब इस वक्त जो कराची की हाल है, और हमने देखा कि यहाँ से बैठ के, अमेरिका से बैठ के जितनी फुटेजेस भी आई, यहाँ पर हमने वो चीज नहीं देखी जो दुनिया में मेगा सिटीज में होता है कि जब कोई वबा आती है या कोई सैलाब आता है तो रेस्क्यू टीमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फौरन हेल्प की जाती है। उस वक्त मैं इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कराची को इस वक्त जो है स्टेट से हटके फेडरल गवर्नमेंट जो है, और उसमें आर्मी इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के लोगों को टेक ओवर करना चाहिए, और वो बगैर फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी के नहीं आ सकते। हम उनको भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो इंतजार में बैठे हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट कहे तो हम अपना हेलीकॉप्टर ले जाएं, हमें कहे नेवी वहां पर आए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट सो रही है। मैं चाहूंगा कि आप इतनी ज्यादा जिम्मेदारियों से गुजर चुके हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इस वक्त आप क्या देखते हैं, वाकई पाकिस्तान के शहर कराची जो दुनिया का 6वां और 7वां बड़ा शहर है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है इस वक्त? कराची के साथ जिसे कहते हैं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, मुजरिमाना गफलत और बेहिसी का मुजाहरा किया है तमाम सतह की हुकूमतों ने और तमाम माजी की हुकूमतों ने भी। मौजूदा दौर की वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या बल्दियाती इदारे और मकामी हुकूमत हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो सबसे ज्यादा इख्तियारात शहरी उमूर के, शहरी नज़्म व नस्क के, बल्दियाती जिम्मेदारियों के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के पास हैं। जो 2013 का कानून है बल्दियाती, उसमें उन्होंने आइन के 140 आर्टिकल 140A की सरीहन नफी करके वो सारे इख्तियारात ले लिए, जिसमें फरहमी आब, निकासी आब, कचरा घरों से कचरे को उठाकर लैंडफिल साइट पे जाम चाकरों पहुंचाना, फिर इसी तरह जिसे कहा जाए मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, ये जो बुनियादी तौर पर मकामी हुकूमत और शहरी इदारों के पास होने चाहिए, ये उमूर, इसका इख्तियार, इसके वसाइल,
ये सारे के सारे सूबाई हुकूमत ने ले लिए हैं। अच्छा, फिर बल्दियाती इदारों के पास जब इख्तियार नहीं, वसाइल नहीं, वो मौसर नहीं, तो फिर जो मुंतखब लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए था कि जलील हो के बल्दिया से रुखसत होना है, या 1 साल पहले ही हम इस्तीफा दे देते और सर उठाकर बाहर आते, अवाम में चले जाते, वजीर आला हाउस पर जाके धरना देते और इख्तियारात और वसाइल जो हमारा जायज हक था उसका मुतालबा करते और अपनी नाकामी की वजूहात पहले ही बता देते। ये मतलब मेरा सिंपली ये कहना है। तो फिर जिम्मेदारी, अच्छा जो वसाइल मिले उन वसाइल में ऐसा नहीं है कि नाले साफ नहीं हो सकते थे, ऐसा नहीं है कि कचरा नहीं उठ सकता था, ऐसा नहीं कि निकासी आपकी कुछ लाइनें ठीक नहीं हो सकती थी। अब एक तो ये सारी बात, पीटीआई भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि 140A की मेरी पिटीशन 4 सालों से सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है और एमकेएम और पीटीआई वफाकी हुकूमत में हलीफ हैं, तो इन दोनों ने मिलकर ये पिटीशन क्यों नहीं चलाई? मेयर, सिर्फ कराची का मेयर नहीं, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं, ये पूरे मुल्क के हर शहर, हर जिले, हर देहात, हर कस्बे का ये मसला इख्तियारात का वसाइल है। 140A की इंटरप्रिटेशन हो जाती, सुप्रीम कोर्ट से मसला हल हो जाता। अच्छा, मेरी पिटीशन नहीं चलाई गई, असद उमर की पिटीशन अब जो फाइल हुई है अब उसे चलाया जाएगा, वही पिटीशन जो मेरी पिटीशन है। इसलिए कि अब पीटीआई को यह चांस है कि हमने एक तरफ एमक्यूएम को सीने से भी लगा के रखा, दूसरी तरफ दीवार से भी लगा दिया। अच्छा, मैं ये हकायक बयान कर रहा हूं, मैं ये कोई आपने कहा कि हमें सियासी उससे बढ़कर बात करनी, मैं उस पर भी आ जाऊंगा कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। लेकिन अब तक का जो सूरत हाल है उसमें सब कहीं ना कहीं आगे पीछे, कोई ज्यादा कोई कम। छोटी सी चीज ऐड करूंगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती जब आप घर का चौकीदार रखें और कहें कि जी अंदर आपको नहीं मालूम कि जी कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, आपने रोकना नहीं किसी को, लेकिन आप जब कोई चोरी हो जाए तो आप चौकीदार को पकड़ लें कि जी ये चोरी कैसे हुई। हमारे पास जब इख्तियारात नहीं है, हम सुनते आ रहे हैं, काफी अर्से से सुनते आ रहे हैं इख्तियारात नहीं है, तो फिर अपनी जॉब के साथ चिपके रहना, एमएनए या एमपीए बने रहना, उसका क्या जवाब है? उसका जवाब यह है कि जो लोगों को शक व शुबा था कि बेख्तियार, बेवसीला, गैर मौसर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट किस्म की बल्दिया उज़्मा कराची और उसकी काउंसिल को वहां रहना, फिर ये उन शकूक व शुबात और जो इल्जामात लगे हैं करप्शन के, वो उसकी तस्दीक हो जाती है। आप जब अब जा रहे हैं तो आप आंसू बहा रहे हैं, लोग साफ समझते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू है। 53 खतूत आपने एयर कंडीशन कमरे में लिखे, अवाम में जाके कब उनकी तशहीर की, मोबिलाइजेशन की, एहतजाज किया, वजीर आला हाउस पे जाके धरना दिया? अरे अवाम भी आ जाते, अगर 2500 काउंसलरों की, यूसी चेयरमैनों की फौज जफर मौज वहां जाके बैठ जाती। तो ये कैलेमिटी तो है नेचुरल, लेकिन गॉड मेड डिजास्टर से ज्यादा ये मैन मेड डिजास्टर है। ये इंसानों की लाई हुई आफत ज्यादा है। ये अल्लाह ताला की आजमाइश तो होगी अपनी जगह पे, और ये कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटा, इतनी बारिशें पहले नहीं हुई। लेकिन आप इतनी बारिशों की तैयारी नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में तो माहिरीन मौसमियात पूरी दुनिया के कह रहे हैं ना कि 5वां या 6ठा मुल्क है बदतरीन मुतासर होने वाला पाकिस्तान, और उसमें कराची साहिल समंदर कोस्टल सिटी। तो अगर अब हम इसके लिए बंदोबस्त ना करें, फिर आपने भी कहा शुरू में, चले ये तो मैंने अपने साथियों और अपने लोगों का भी कसूर निकाल के बता दिया खोल के, लेकिन बात यह है कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये बनी थी 2005 के जलजले के बाद, जो आजाद कश्मीर और केपीके के कुछ इलाकों में, बालाकोट, रावलाकोट, मुजफ्फर आबाद में आया था जलजल। तो ये एनडीएमए ने सूबाई सतह पर जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके साथ मिलके क्या तैयारी की, समंदरी तूफान आए, बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हो जाए, अल्लाह ना करे
इस शहर में, कराची में, मेरी दुआ है, हम सब की दुआ है, हम गिड़गिड़ा के दुआ करें कि हमें आगे जाके जलजले का सामना ना करना पड़े। तो फिर तो सबकी ऐसी कलई खुलनी है, इससे ज्यादा दुनिया की तारीख में तबाही बर्बादी नहीं होगी जो अल्लाह ना करे कराची में जलजले से होगी, अल्लाह ना करे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो हालात है, बिल्कुल मैं आपसे एक और जी, आप कुछ ये जो मेरे जो बिल्डर्स जो साहब है उन्होंने कहा, मैं उनकी बात को मानता हूं, लेकिन मेरे आबाद के जो अराकीन हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि गुलिस्तान जौहर में सारी बिल्डिंगें रेगुलर हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, लेकिन अगर उनमें जिस तरह करीब करीब बनी है उनमें कोई ओपन स्पेस नहीं है तो वो वायलेशन हुई है। कन्वर्जन हो गया, उसके पैसे दे दिए, जो आपको रेशियो मिलना था वो मिल गया, लेकिन उस रेशियो के बाद आपने उस रेशियो को ऑब्जर्व नहीं किया, फिर जो भी इरेगुलर कंस्ट्रक्शन हुई उसको रेगुलराइज, वो भी पैसे दे दिए। तो जब हर चीज कानून पर अमल नहीं होगा और उसमें कहीं गुंजाइश होगी और पैसों से मसला हल हो जाएगा, तो ऐसी ऐसी लीगल इमारतें भी हैं, रेगुलर इमारतें भी हैं, अल्लाह, मुझे नहीं पता उनकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, मैं बहस ये नहीं करूंगा, हर बिल्डर ऐसा नहीं है, बहुत मुहिब्बे वतन और दर्दमंद जो शहरियों दर्दमंद दिल रखने वाले भी हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा जो आबाद का इदारा है, हर इदारे को खुद अपने अराकीन पर भी कुछ चीजें नाफिज करने की जरूरत है, कुछ सेल्फ, वो जिसे कहते हैं ना कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। मीडिया अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, सोशल मीडिया अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, पॉलिटिशियंस, सियासी लोग अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, लेकिन ऐसा वो होता भी नहीं होता। मैं मानता हूँ, मैं मानता नहीं, हमारे यहाँ मैं कहाँ से आती हैं, क्या होता है। आपने कहा कि बिल्डर को हमदर्द होना चाहिए, रहमदिल होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पर कानून जो है ना, रूल ऑफ लॉ अगर हो तो आपको हमदर्द होने की भी जरूरत नहीं है, आपको कानून फॉलो करने की जरूरत है। आप भी अमेरिका कई दफा आए हैं, आपने देखा है कि यहाँ पे छोटी सी स्टेट काउंटी है, उस काउंटी को इतनी पावर है कि वो अपने ही पुलिस चीफ को टिकट दे देती है। यहाँ पे 4 स्टार जनरल आपको संडे के दिन अपने ही बैकयार्ड में ग्रास काटता हुआ मिलेगा। तो प्रैक्टिकलिज्म बहुत जरूरी है। रूल ऑफ लॉ जो है, जब तक पाकिस्तान में हमने देखा कि पुलिस रिफॉर्म आने मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कभी भी तरक्की होगी जब तक कि इसकी पुलिस सही नहीं होगी। पुलिस एक ऐसा महकमा होता है जो बेसिकली आपको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तमाम बिजनेसेस को। यहाँ पे आप देख लेना, स्टारबक्स की कॉफी पे अगर कोई झगड़ा करता है, सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। तो क्या हुआ, आपके बिजनेसेस को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, बिजनेसेस इंप्रूव की तरफ जाएंगे, चोरी चकारी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा। मैं अब एहतशाम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एहतशाम साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो इतना बड़ा डिजास्टर आया है, जिसमें हमने देखा कि जो लोगों ने हमें वीडियोस दी हैं, उसमें तो आपके कंटेनर क्या, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या, आपका तो मतलब जो जहाज खड़े, जहाज किसी का इंतजार थोड़ी करेंगे, वो आपका कंटेनर लेके अब आपको नेक्स्ट जहाज कब भेजना हो वो आप मुझे नहीं पता कि एसएफटी जो है या जो चीजें मिलती हैं, एलसी खुलना और उसके बाद कितना बिजनेसमैन को नुकसान होता है, वो आप लोग किस तरह कवर करेंगे, टैक्स पे छूट दी जाएगी। शॉर्टकट मुझे ये बता दें कि आप इस बहरान से किस तरह निकल सकेंगे। ये जो आया है, आइंदा आप पूरे साल इसको किस तरह भुगतेंगे। सॉरी मैंने लफ्ज भुगतना ये क्या आपने करूं कि इससे पहले जो ये डिजास्टर रेन का आ रहा है, आपको पता है कि सारी दुनिया में कोविड-19 ने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी, उसका हम भी शिकार हुए और यहाँ पे बहुत सारा जो हमारी जो एक्सपोर्ट है उससे मुतासिर हुई। इसलिए मुतासिर हुई कि जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट जानी थी, जिन कंट्रीज़ में मुतासिर हुए थे, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारे ऑर्डर या तो आप पोस्टपोन कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए। आप भेजेंगे तो हमने पैसे नहीं भेजने, ना वसूल करना है। तो लोगों ने यहाँ पे बना के रखा हुआ था और वो चीज़ें भेजनी ज़रूरी थी, तो जैसे-तैसे करके लोगों ने उसको भुगता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर हमारे यहाँ से टेक्सटाइल जाता है, गारमेंट जाता है, तो बहुत जल्दी आउट ऑफ फैशन भी हो जाता है वो।
अगर आप उसको अगले साल भेजेंगे तो आउट ऑफ फैशन है, वो तो $10 की चीज़ $1 में कोई नहीं लेगा। एक तो इसकी ये हैसियत हो जाती है। बहरहाल हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो कोई एक नहीं है, तो हम तो जिहाद कर रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्री चला करके, हम समझते हैं इंशाल्लाह सारे बिजनेसमैन जो है वो जिहाद पर जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे हमें बिजली के मसाइल, दूसरे के मसाइल, कोविड के मसाइल, जैसे तैसे करके हम यहाँ से बाहर निकले। और हुकूमत के माशाल्लाह, ये मैं माजरत के साथ ये अर्ज करूंगा कि यहाँ पे जो है ना ये पावर गेम है, पावर शेयरिंग का सारा जो ज़्यादा मसले होते हैं, जिसके अंदर हमारी हुकूमतें माजरत के साथ उसमें ज़्यादा तवज्जो देती हैं, बजाय इसके कि जो आवाम को तरफ के क्या मसाइल हैं। तो आवाम का तो ट्रस्ट का डेफिसिट है बहुत ज़्यादा। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है पाकिस्तान। आप देख लीजिए कि यहाँ पे इंडस हॉस्पिटल चल रहा है, डॉक्टर अब्दुल बारी चला रहे हैं, बेशुमार लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल बारी वगैरह सभी अमेरिका भी आते हैं फंड रेजिंग के लिए। और जैसे आपने टीसीएफ का जिक्र, टीसीएफ के भी जो है वो लोग भी जाते हैं। तो अच्छे लोग हैं, ये पाकिस्तान चल रहा है। ये हमारी हुकूमत है तो हमसे सिर्फ टैक्स लेना जानती हैं और रेवेन्यू बेस्ड है। उनका काम सिर्फ इतना है कि रेवेन्यू कैसे ले। हमें फैसिलिटेट करने के बारे में ख्याल में बहुत कम सोचते हैं, और एक दफ़ा अगर सोच भी लेते हैं तो 10-10 आदमी तख्ते ही लगाते हैं, उसकी इफ्तिताह करते हैं। चलो भाई हमें इससे गर्ज नहीं है, ज़रूर करें, लेकिन भाई काम भी तो थोड़ा बहुत कर ले। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था किस तरह होगा काम, आपका वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड ये है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम होगा। सारी दुनिया में इस तरह काम हो रहा है और अच्छी तरह से काम हो रहा है। मैंने आपको बताया कि कोरंगी में जिस तरह काइट डीएमसी काम कर रही है, हम रोड बना रहे हैं, हम लाइटें लगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट के साथ और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये काम, क्योंकि हमारा स्टेक है ना, ये हमारा यहाँ पे स्टेक है, हमें कोरंगी की फिक्र करनी है, मुझे नॉर्थ कराची की फिक्र नहीं करनी। जैसे तो मैं सियालकोट में, मैं थोड़ा सा आपको सियालकोट में आप देखें कि सियालकोट के बिजनेसमैनों ने वो इन्वॉल्व नहीं होने देते लोकल गवर्नमेंट को, वो सारे काम खुद कर लेते हैं अपने हिसाब से कर। जी मैं जितनी सियालकोट, फैसलाबाद का नाम है, बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है फैसलाबाद का भी। आप उनकी एक्सपोर्ट देखें और हमारी एक्सपोर्ट देखें कराची की कितनी है, तो आपको लगेगा कि एनॉर्मस है। ये अल्लाह का खास करम है यहाँ पर। बाकी हुकूमत से तो हमारी तवक्कुआत जितनी है, बस वो हम अपना क्या दिल का हाल आपके सामने पेश करें। ये मैंने जैसे अर्ज किया, ट्रस्ट डेफिसिट का बहुत फुकदान है। हमारे यहाँ रोड ईबीएम कॉजवे से कितना ट्रैफिक गुजरता है, और उसको किसने बनाया? ये प्राइवेटली, जो कोरंगी एसोसिएशन ने बनाया, ईबीएम के साथ मिलकर बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ये काम था वो कर। यहाँ पर एक पुल है जिसको कनेक्ट करता है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को, इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को, जो कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसके बारे में आपको 16,500 इसकी ये उसके एकड़ के ऊपर ये है, तकरीबन 4,500 से ऊपर यहाँ पे इंडस्ट्री लगी पड़ी है। तो उसके लिए एक है जाम सादिक पुल, जो कि 25 साल लाइफ थी, वो एक्सपायर हो गया। हम फारूक भाई जब थे, हम उनसे भी कहते रहे, उसके बाद जो लोग आए उनसे कहते रहे। अब हमारे सिपासनामे का ये हिस्सा बना हुआ है परमानेंट। जब हमारे यहाँ कोई आ जाता है, हम उसके सामने ये जरूर कहते हैं, भाई खुदा के वास्ते इसका पुल का कुछ कीजिए, अगर ये किसी दिन गिर गया तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जाने का। फिर एक रास्ता हमारे पास लांडी से है, या फिर हमारा कोरंगी क्रॉसिंग से है। वो रास्ते सारे ब्लॉक हो जाते हैं जब ट्रैफिक जाता है, क्योंकि उठा नहीं सकते ट्रैफिक को। ये चीज हमें प्लानिंग, देखिए जब कहीं काम किया जाता है ना, तो सबसे पहले आपकी प्लानिंग होती है। कराची का मेरा एक सवाल है, मेरे एक सवाल का कोई जवाब दे दे कि हमारी मास्टर प्लान कहाँ है? इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन, इसका मास्टर प्लान कहाँ है? अगर है तो उस पर कितना अमल हो रहा है? और फिर फारूक भाई की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि भाई देयर शुड बी नो रेगुलराइजेशन। मैंने अगर वायलेशन करी है, मैंने नाले पे बना लिया, 2 फीट आगे बना लिया, आप बोले भाई सॉरी ये नहीं बन सकता। जब आपने प्रोविजन रखा हुआ है तो प्रोविजन का तो फायदा उठाएंगे लोग, तो जब फायदा उठाएंगे कच्ची बस्तियां बनेगी। यहाँ पे तो बहुत चीज है, यहाँ पे ला करके गांव गोटों से लोगों को बिठा दिया जाता है, वो लाके कब्जा कर लेते हैं, फिर कहते हैं इन गरीबों का क्या होगा। हमने गरीब के नाम का सर्टिफिकेट बना के रखा हुआ है, वो गरीब है या नहीं, उसको कहाँ से लाके लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं कि साहब ये गोट था, ये उसके नाम का था, ये फलाना था, ये फलाना था। आप चले जाइए 5 साल पहले, गूगल पे चले जाइए, उसकी फोटो देखिए, उस जगह पे वजूद ही नहीं होगा उसका, जिसके बारे में गोट कहा जा रहा है, जिसके बारे में कही जा रही है। तो कराची तो वो लोगों ने माले गनीमत समझा हुआ है। बहरहाल यहाँ के इंडस्ट्री, यहाँ के रहने वाले, उनको किसी से हमदर्दी अगर उम्मीद है तो बहुत कम है। सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। हम अपना काम खुद कर रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन का हम खुद कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी का हम काम कर रहे हैं खुद, अपनी बिजली हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपना पानी खुद निकालते हैं।
हमारे तो लोग इस पे बातें करते रहते हैं बहुत ज्यादा। आप बात कर, हम जिसकी नहीं, बात सुनते हैं थैंक यू, ना, आपने जिसकी बात सुनते हैं हमें लगता है वही सही कह रहा है। नहीं क्योंकि हमारा किसी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा मैं किसी को नहीं कहूंगा, हमारा तो एक बिजनेसमैन जमात से ताल्लुक है। हम तो यही कहते हैं कि भाई देखिए, हमारे यहाँ पानी हम खुद निकाल रहे हैं, हम बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं, और फिर हम टैक्स भी दे रहे हैं सारे उसका भी काम। और खुदा के वास्ते हमें जीने का हक दे दे, नहीं, और अगर नहीं बिल्कुल, देंगे तो हम मैं समझता हूँ आपकी कि तरह मत आ जाएंगे, मैं वरना चले समझता हूँ जाएंगे। कि एहसान साहब के अब आवाज उठनी शुरू हुई है। आई होप कि अल्लाह ताला जो है वो रहम करेगा कराची पे। मैं फारूक सत्तार साहब के पास जाने से पहले जौहर साहब से एक छोटा सा, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। मैं वहाँ खुद भी जा चुका हूँ, बल्कि मैं तो रहता ही कराची में था, तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि कितना बड़ा है। घर घर में जो है वो छोटी बड़ी जो है फैक्ट्रीज कायम है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। आपको क्या लगता है कि इस बारिश के बाद ये री स्टेट जो है, मतलब ये कब इस काबिल हो जाएगी कि फैक्ट्री अपने 100% उस पर दोबारा काम करने लगेगी? जी जी। आसिम साहब, जो आपने कहा कि दोबारा ये कब अपने 100% फंक्शनल हो जाएगी या अपने ऑपरेशन पे आ जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसकी वजह ये है, सभी पहले एहतिशाम साहब ने कहा कि कोविड-19 की वजह से हम लोग मार्च से ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं, और बेशुमार ऐसी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, जिसमें मोस्टली टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं, और वो यहाँ पर 4-5 बड़ी इंडस्ट्री कोरंगी के अंदर हैं। वो सारी की सारी बड़ी डिस्टर्ब हुई हैं अपने एक्सपोर्ट के हवाले से लेके, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर होता ये है कि अगर आज हमारे पास फर्ज करें समर चल रहा है, जून जुलाई अगस्त के महीने चल रहा है, तो उन फैक्ट्रियों में विंटर की प्रोडक्ट तैयार होती है। जब विंटर का टाइम आता है तो समर की प्रोडक्ट तैयार होती है, क्योंकि प्रोसेस होने में, ऑर्डर बन के जाने में 2, ढाई, 3 महीने में, वो हर चीज के उसके पैटर्न, उसके डिजाइन, उसके साइजेस पहले 2, 4, 6 महीने पहले ही प्लान होते हैं। फिर उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, उसके बाद उसकी शिपमेंट स्टार्ट होती है। तो उस चीजों को उस वक्त तक के लेके आने में एक तो ये कोविड की वजह से अल्लाह ताला ने खासतौर पे करम किया इस मुल्क पे, एक शहर पे। अल्लाह ताला इससे हम और जल्दी निकलें, इससे बिल्कुल ये 100% खत्म हो जाए, या एटलीस्ट हम इस काबिल हो जाएं कि इस खौफ से बाहर आ जाएं। और सेकंड चीज जो आपने अब हालिया बारिश की बात की, देखिए हालिया बारिश में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो हमें 2 चीज का होता है। एक तो हमें एनर्जी आउटेज का मसला है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बिजली नहीं है, गैस की शॉर्टेज है, पहले ही नहीं थी, अब और बहाना मिल गया, अब तो है ही नहीं। पहले गैस नहीं मिलती थी इसलिए बिजली नहीं बनती थी, गैस का शॉर्ट डाउन, वो अपना हॉलीडेज होती थी उसको बंद करना पड़ता था हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, जो गैस पे इंडस्ट्री चलती है, बड़ी कैप्टिव पावर पे चलती है, और पहले छोटी इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी पावर की वजह से परेशान थी। और सेकंड जो बड़ा प्रॉब्लम अब आएगा वो आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो रोड नेटवर्क है वो सारा का सारा तकरीबन सिवाय चंद बड़ी रोड्स के खराब हो गया। ये और बात है कि जो जिस तरीके से काइट के हवाले से बात की गई, मैं भी उसका डायरेक्टर हूँ, जिसमें एहतिशाम साहब भी उसके डायरेक्टर हैं। उस पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। ईबीएम कॉज में इस तरीके से बनाया, बड़ी रोड हमने बनाई, छोटे रोड बना रहे हैं, लाइट्स बना रहे हैं, पैसे हमें गवर्नमेंट में दिए। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि हमें पहली ग्रांट जो मिली थी उसमें 250 मिलियन की, उस गवर्नमेंट में मिली थी मुशर्रफ साहब के दौर में, जिसकी मैचिंग ग्रांट 250 मिलियन की हमें फेडरल गवर्नमेंट से मिलनी थी, जो बहरहाल लाखों कोशिश के बावजूद ना मिल सकी। और अब इस गवर्नमेंट ने, मुराद अली साहब के दौर में, इस गवर्नमेंट में हमको वो 1 बिलियन की ग्रांट मिली है सिंध कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को। इसी तरीके से और इंडस्ट्रियल स्टेट को मिली है, किसी को कम किसी को ज्यादा, उस पर काम कर रहे हैं। और यही एक हमें नजर आया किस तरीके से एटलीस्ट अपने मसाइल तो हल कर सकते हैं। लेकिन हम प्रोफेशनली ना तो इंजीनियर हैं, ना कॉन्ट्रैक्टर हैं, ना कोई रोड बनाने वाले हैं, ना लाइट लगाने वाले हैं। हम तो सीधे सीधे अपने अपने कारोबार से मुंसलिक लोग हैं और अपने अपने कारोबार में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, चाहे वो जो भी हो। अब लेकिन ये जिम्मा भी इसलिए उठाया है कि कम से कम जिस तरीके से आपने सियालकोट की मिसाल दी, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, आज उनकी अपनी एयरपोर्ट उन्होंने खुद बना लिया, हम कम से कम अपने इंडस्ट्रियल जोन को तो संभाल सकें। उसमें वही वाली बात है कि ट्रस्ट डेफिसिट है कि ये पैसा माजरत के साथ किसी भी सरकारी हाथों में चला जाएगा तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम समझते हैं कि हम कम कर लेंगे। मैं छोटी सी बात करूं, हमें एक छोटा सा टेंडर देना होता है, हम उसके लिए 2 महीने मेहनत करके बिल्कुल मेरिट पे रेट प्राइस सारी उसकी एक्सपर्टीज देख के कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं, टेंडर अवार्ड करते हैं। और ये काम सरकारी तौर पर अगर होता है तो किस तरीके से होता है, किन सिफारिशों पे होता है, किन ताल्लुकात पे होता है, वो आप सबको मुझसे ज्यादा पता है। तो इसका जो आपका जो सवाल था उसका जवाब ये है कि कोशिश पूरी की जाएगी, लेकिन इसमें बहरहाल एक हाथ से कुछ नहीं होगा। सरकारी तौर पे भी हमें थोड़ी सी इस पर जो है ना तवज्जो देनी होगी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि सारे काम छोड़ के हमें इकोनॉमिक की तरफ, इसको वॉर फुटिंग लेवल पे काम करने की जरूरत है, जंगी बुनियाद पे। इस अगर ये नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। हमें अपनी इंडस्ट्री संभालनी है, खुदा के लिए संभालनी है।
देखिए अजय अभी इमरान खान साहब ने दो काम, उनकी हुकूमत में दो चीजें नजर आती हैं। एक आम आदमी जो कहता है कि जी उनका फोकस दो चीज पे है, एक करप्शन पे, एक कंस्ट्रक्शन पे। तो अकेले कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो खुद कहते हैं कि 40 इंडस्ट्रीज इससे वाबस्ता है। तो इस काम अब बढ़ाए ना, आज दिसंबर आने वाला है, अगस्त खत्म हो गया, कितने बिल्डरों ने जाकर अभी तक एमनेस्टी स्कीम के तहत अपने प्लॉट डिक्लेयर किए हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, लोगों में खौफ है, लोगों में अभी तक के वो एतमाद नहीं आ पा रहा है और डर रहे हैं कि कल को अकाउंटेबिलिटी होगी और हमारे पीछे नई मुसीबतें बन जाएगी। इससे बेहतर ये है कि जो चल रहा है वो चलने दो। अगर वो बूम चाहते हैं, वो इनकलाब, वो रेवोल्यूशन चाहते हैं, तो उनको कुछ चीजें इससे बढ़ के करना पड़ेंगी, जब जाके वो रेवोल्यूशन ला सकेंगे। वरना लोग इन हालात में बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं, नहीं आगे बढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल जौहर साहब, एहतशाम साहब, मैं आप लोगों को के साथ एक सेपरेट प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि ये बहुत हम क्योंकि आज बारिश के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दूसरे मसाइल बहुत ज्यादा है। मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के पास जाऊंगा। एहतशाम साहब, मैं अभी आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको कराची का अलिफ बे पे पे ते और ABCD ये पूरी पता है, कहाँ से कौन से ऑर्डर निकलते हैं, कब किस ऑर्डर को पीछे कर लिया जाता है, कब भी किसी को ऑर्डर को आगे कर लिया जाता है। हम उन सब को भूल के अगर आप मुझे ये बताएं, मैं सुनना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको कराची को किस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि कराची के अंदर उसकी एक बहुत बड़ी तादाद MP MNAs की है और पिछले 2 साल के अंदर वो सिर्फ इस वजह से पैसे नहीं दे रहे, या अगर उन्होंने दिए हैं तो हमें लगते हुए नजर नहीं आए हैं। हमने देखा कि PTI के जितने भी कारकुनान हैं, चाहे वो टाइगर फोर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अंधा एतमाद करते हैं अभी भी। लेकिन सिचुएशन ये है कि जो ओवरसीज PTI के कुछ लोग हैं जो कि कल तक PTI के कलमे पढ़ते थे, वो आज जो हैं वो गालियां दे रहे होते हैं। तो कोई तो वजह होगी कि एक पढ़ा लिखा शख्स जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो जो है टीवी पे बैठकर या अपना व्हाट्सएप यूज करके या अपना फेसबुक पे जो है वो बुरा भला PTI को कह रहा है। और हम एक वक्त में उसको देखते थे कि वो एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं होता था इमरान खान के बारे में या PTI के बारे में। कराची को आप किस तरह देखते हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं किया, और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? कराची एक वाहिद शहर है जिसके अंदर ज़बान, मजहब के नाम पे इतना खेला जा चुका है कि इतने खून बह चुका है कि अब जो है मेरा ख्याल है कराची के लोगों को उठना पड़ेगा। और कराची में सिर्फ एक ज़बान बोलने वाले नहीं रहते। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ उर्दू स्पीकिंग का वो है, या पंजाबी का, या महाजिर का, या बलोची का है। कराची एक मिनी पाकिस्तान है। इस मिनी पाकिस्तान को अब स्टैंड लेना पड़ेगा। किस तरह लेना पड़ेगा? बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जमातों के एक्सपीरियंस हैं उनके पास, उन्होंने उसको कहीं ओ किया और कहीं जो है वो अब सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए उन सब चीजों से उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें कमेंट करें कि आगे आने वाले दिनों को कराची को कैसे देखते हैं आप, और उसमें क्या फेडरल गवर्नमेंट का इन और आउट हो सकता है। मैं इस बात पर एग्जैक्टली आने से पहले बहुत मुख्तसरन मेरे जो दो भाइयों ने, एहतशाम भाई ने और जौहर कंधारी भाई ने बात की, उनकी तकरीबन सारी बातों को मैं एंडोर्स करूंगा, लेकिन मैं उनकी तवज्जो बहुत संजीदगी के साथ कराची की ओनरशिप, कराची को अपनाने, कराची को बचाने और कराची को बनाने में मैं समझता हूं कि अब सिर्फ मेरे ये सनतकार और ताजिर भाई अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और वहां एक हुकूमत की उन्हें सपोर्ट है और वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम किए। मेरे एक इंग्लिश जो ईबी जो एम कॉजवे बनाई और इसी तरह के बहुत सारे अच्छे काम किए वहां। मेरे ख्याल में जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लगे हैं और उनसे भी जो है वो एफ्लुएंट जो वाटर है उसको बेहतर किया गया है। तो ये सारे अच्छे काम कर रहे हैं। कल अल्लाह ताला इनको और मौका देगा। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने एयरपोर्ट बनाया है, ये और इस तरह के काम करेंगे। लेकिन अब इन्होंने खुद कहा कि हुकूमतें सारी रेवेन्यू लेने में इंटरेस्ट है। डॉक्टर बारी ने जो मॉडल कायम किया, अदीबुल हसन रिजवी ने SIUT का मॉडल कायम किया, अब्दुल सत्तार एदी ने अब्दुल सत्तार एदी ट्रस्ट, बशीर फारूकी साहब ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट,
ये सब अल्लाह ताला ने कराची को फिलंथ्रॉपी में और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें अल्लाह ताला ने लोगों को सलाहियतें दी हैं, और लोग खुद कराची को किसी ना किसी तरह जो है वो बचा भी रहे हैं और आगे भी ले जा रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू अगर हुकूमतें ले रही हैं तो पॉलिटिक्स में इस हद तक आना जरूरी होगा, इंटरेस्ट लेना होगा कि उस वो रेवेन्यू और टैक्स खर्च भी सही हो। वो रेवेन्यू खर्च नहीं हो रहा, उसकी तकसीम वसाइल की मुनसिफाना नहीं है। मरकज से सूबों को पैसे मिलते हैं, सूबे से जिलों को, शहरों को, बल्दियात को पैसे नहीं मिलते हैं। इख्तियारात और वसाइल की लड़ाई में सारी पार्टियों में अच्छे लोग हैं। अब्दुल बारी, डॉक्टर बारी की स्पिरिट वाले भी हैं, अदीब रिजवी की स्पिरिट वाले भी हैं, और बशीर फारूकी जैसे भी हैं, और कराची में अब नए नौजवान भी आए। जेडीसी का जफर अब्बास है, उसने भी मेहनत करके अपना एक नाम और मकाम बनाया है। ये सब हमारा फ्यूचर भी है और लेगेसी है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं आते कारोबारी लोग, लेकिन अब ताजिर कराची का कारोबारी लोग, आलम शाह मार्केट, मोतन दास मार्केट, खारादर, जोड़िया बाजार की बोल्टन मार्केट और जो कपड़ा मार्केट है वो सारी उनकी दुकानों और मार्केटों में पानी चला गया। मैं अभी खारादर के इमाम बारगाहों के विजिट पे गया था, मुहर्रम उल हराम का महीना है, तो घुटने से ऊपर तक पानी इमाम बारगाहों के सामने, क्लॉथ मार्केट पर। ये हमारे तिजारती मराकज़ हैं जो पाकिस्तान को 65% टैक्स देते हैं। सनती इलाके भी इसी तरह की सूरत हाल से दो चार हैं। फिर इन्हीं इलाकों में अगर एक सूरत हाल आप और अगर उसका जो है वो देखें, 30 अरब रुपए का टैक्स हमारी मार्केटें देती हैं। लाहौर की मार्केट फेडरल गवर्नमेंट को 1 अरब का टैक्स देती है, कराची की मार्केटें, ये FBR की रिपोर्ट से 30 अरब रुपया कराची की मार्केटें देती हैं। तो मेरे ख्याल में अब उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि मेयर हो, वजीर आला हो या वजीर आजम हो, यानी हमें तीनों सतह की पॉलिटिक्स में, ताकि जो टैक्स और रेवेन्यू हम दे वो सही जगह पे खर्च हो। जो कराची का हिस्सा है, कराची को 30 अरब रुपए मिलते हैं, मैं आगे की बात कर रहा हूं, वफाक से और सूबे से, और 3000 अरब का कराची देता है वफाक को और सूबे को। कराची की आबादी 15% है, हमें 5-6 हजार अरब रुपए में से 15% मिलने चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, जो 3000 अरब हम दे रहे हैं उसमें से 10% हमें मिल जाए, 300 अरब 5 साल तक अगर लगातार मिल जाए तो 65 करोड़ गैलन पानी नहीं आएगा। तो आज मेरे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के भाई कह रहे हैं कि हम कोरंगी को तो संभाल लेंगे, हुकूमत हमारा साथ दे ना दे, नॉर्थ कराची वाले अपना देखें, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें कहीं ज्वाइंट, यूनाइटेड, इंटेग्रेटेड एक अप्रोच लेनी पड़ेगी। हमें कराची की एक आवाज बनना होगा। उसमें अब ना MQM इस बात पे इसरार करे कि उसका वोट बैंक उससे छीना गया, वो सबसे बड़ी पार्टी है। PTI इस आरजी जो उसको कामयाबी हुई, मिली, दिलाई गई, इससे कतई नजर वो चौड़े होके कहें कि हमारे, अब हम कराची में नंबर 1 पार्टी होंगे। आप अब PTI, MQM, पीपल्स पार्टी, जमाते इस्लामी और PML-N भी कराची में, इन पांचों पार्टियों का कहीं ना कहीं एक वोट बैंक है। ANP का भी रहा है पहले। तो मैं इन सारी पार्टियों के यूथ को मैं समझता हूं कि एक तरफ तो आर्टिकल 160 के तहत अभी तक ये बात किसी ने नहीं उठाई, मैंने ये बात रखी है कि कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और पाकिस्तान के बड़े छोटे सारे शहरों को आर्टिकल 160 के तहत 8वां कौमी मालियाती कमीशन, जो 8 सालों से नहीं बना, ऐलान होना चाहिए। और उसके क्लॉज 2 सब क्लॉज D में प्रेसिडेंट कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा के साथ सारे शहरों के, देखें आपकी इकोनॉमी जब सस्टेन करेगी जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आपने खुद कहा सर्दियों में जब सड़कें नहीं होंगी तो उन ऑर्डर्स को, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसे कराची पोर्ट तक, एयरपोर्ट तक कहीं भी पहुंचाना इतना आसान काम नहीं होगा। तो 65 करोड़ गैलन पानी नहीं होगा इजाफी, और कराची में इस वक्त 55 करोड़ गैलन पानी है, जबकि 120 करोड़ गैलन की जरूरत है, और 55 करोड़ है, 65 करोड़ नहीं है। ये आज का डेफिसिट है। ये 12 साल का मंसूबा है, इसे 4 साल में वॉर फुटिंग पे बनना चाहिए।
इस पे जौहर कंधारी साहब को भी बोलना चाहिए, एहतशाम भाई को भी बोलना चाहिए। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, साइट इंडस्ट्रियल एरिया, फेडरल भी एरिया इंडस्ट्रियल एरिया, और सारी का, क्योंकि हम सब तैरेंगे भी साथ, डूबेंगे भी साथ। हमें जो पॉलिटिकल पार्टियों ने माजी में गलतियां की, उन्हें भी अपनी इस्लाह करनी होगी। जो हमने कुछ चीजें जो हमें उस वक्त करनी चाहिए थी, जो हम किसी वजह से नहीं कर सके, मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, तो हमें उन पर भी नजर रखनी। और इसीलिए मैं इस झगड़े से अपने आप को भी निकालता हूं, और मैं मुस्तफा कमाल भाई को भी कहता हूं, खालिद मकबूल को भी कहता हूं कि आए हम मिलकर पीटीआई के साथ, जमात इस्लामी के साथ, पीएमएलएन के साथ, उनके बच्चों को, हम अपनी जमातों के बच्चों को ये शहर, इसकी बागडोर दें, इसके सियासी अमल की बागडोर दें, बल्दियाती निजाम, बल्दियाती इदारों की बागडोर दें। मैं 28 साल की उम्र में कराची का मेयर बना था, मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में बने थे, तो हम एक 35 साल का से कम उम्र का मेयर लाएं, और 65% ये मेरी मदद करें, एहतशाम भाई, जौहर कंधारी, जो आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, कि हम कराची, जो कि कराची चलता है, पाकिस्तान चलता है। देखें, कराची सिर्फ कराची वालों का नहीं, 3-3.5 करोड़ आबादी का शहर, ये लाहौर के शहर लोगों के लिए, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर, रावलपिंडी, ये लाड़काना, दादू, खैरपुर, शिकारपुर, ये सबके लिए अहम शहर है। सबको इसे ओन करना होगा। 300 अरब सालाना इसके, अब ईमानदार लोगों की टीम कहां से आएगी भाई? नौजवान मेयर आ जाएगा, विजन के साथ इनोवेशन आ जाएगी, एक एनर्जी, पैशन आ जाएगा। एक आखिरी बात, मैं आखिरी बात कर लूं, बस एक आखिरी बात, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। सॉरी मैंने लंबी बात की है, लेकिन आखिरी बात ये, हाँ, एक आखिरी बात कि उसके लिए कराची, मैंने नई चीज, मैंने वे फॉरवर्ड बताई, 140A की इंटरप्रिटेशन हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, असद उमर की मेरी पिटीशन, आर्टिकल 140 की, ये एक मसला हल हो जाएगा। दूसरा मसला वसाइल की तकसीम का, तो आर्टिकल 160 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी, प्रेसिडेंट भेज दे कराची, लाहौर, पिशावर, कोयटा, ये तरक्की के इंजन है, छोटे बड़े शहर। यही कोलालमपुर आगे ले गया मलेशिया को, शंघाई चाइना को आगे ले गया, इसी तरीके से जो है वो मनीला फिलीपींस को ले जा रहा है, बैंकॉक थाईलैंड को ले जा रहा है। हमें इन शहरों के मॉडल को, हमें उसी पैटर्न, सोल को, साउथ कोरिया को आगे ले गया। तो 160 में वसाइल, देखें, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनेगा, जो सूबे की हुकूमत है वो मेरे सनतकार भाइयों को तो 25 करोड़ या 1 अरब दे देंगे, लेकिन बात यहाँ 300 अरब की है। यहाँ 300 अरब से कचरा उठाने का निजाम, सीवरेज की लाइनों को दुरुस्त करके नई लाइनें, ट्रीटमेंट प्लांट, 65 करोड़ गैलन पानी का मंसूबा, सर्कुलर रेलवे का मंसूबा, और बिजली के महकमे में कुछ इन्वेस्टमेंट, और के इलेक्ट्रिक के किबले को दुरुस्त करना। ये जुमला मसाइल हैं जिससे सनतें, कारोबार, छोटी घरेलू सनतें, एसएमईज, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या करप्शन को खत्म करिए, 2 प्रायोरिटीज है। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मुश्किलात को दूर कर भी दिया गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ऑटोनॉमी नहीं होगी, आप फैसले नहीं कर सकेंगे, तो आपकी चीजें भी आगे जाकर रुक जाएंगी, और सारे मेयर खुद भी फेल होंगे और ये सिस्टम भी फेल करेगा। तो मेरा ये कहना है, आर्टिकल 140A, आर्टिकल 160, नई क़यादत, नौजवानों की, नया मेयर, 65% काउंसिल में, सारी जबान, पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, महाजिर, मेवाती, मेमन, गुजराती, सब उसमें आ जाएंगे। और आखिरी जो बात है, सीनियर लोगों पर मुश्तमिल कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, आर्टिकल 149 के क्लॉज 4 के तहत ये ना करें कि फौज के हवाले कराची कर दें, ये भी एक रास्ता है, वो भी एक आर्जी हल होगा। एनडीए में 3 नाले साल, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, अब कराची अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक लेजिस्लेशन होगा कौमी असेंबली में, सेनेट में, जिसके तहत फारूक सत्तार है, मुस्तफा कमाल है, खालिद मकबूल सिद्दीकी है, मुर्तजा वहाब हैं, फहीमुज्जमा हैं पीपल्स पार्टी के, मोहम्मद जुबैर हैं पीएमएलएन के, जमात इस्लामी के नईमुर रहमान हैं, इसी तरीके से पीटीआई के नजीब हारून हैं, इसी तरह पीटीआई के आफ्ताब सिद्दीकी हैं, इसी तरह पीटीआई के अली जैदी हैं। ये 10-12 सियासी लोग हों जो कराची को ओनरशिप दे, सीनियर जो है वो लेवल पे, और इनके साथ 10 ताजिर और सनतकार हों, और 5 या 10 अर्बन इंजीनियर, अर्बन प्लानर हो। ये 25 लोगों का कमीशन, जिसे 1500 अरब रुपए मिले। इनमें अक्सरियत, मुझे उम्मीद है कि ईमानदार लोग हैं,
जो करप्ट नहीं है, जिनका एक अच्छा रेपुटेबल, एक्सेप्टेबल, क्रेडिबल बैकग्राउंड है, ये हमें मुश्तरका जॉइंट ओनरशिप, मुत्तहदा ओनरशिप कराची के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, सनतकार, ताजिर हों, दानिश्वर हों, असातिज़ा हों, इंजीनियर्स हों और सियासी लोग हों, इन सबको मिलकर और ऑफिशियली फेडरल गवर्नमेंट से ताकि सूबाई हुकूमत भी शोर ना, अगर वफाकी वजीर सूबे के इख्तियारात ले लेंगे, वजीर आजम वजीर आला बन जाएंगे, तो हाथियों की लड़ाई में घास कुचली जाएगी और वो घास कराची और कराची के अवाम, वहां फौज होगी पीटीआई के पीछे, फेडरल गवर्नमेंट होगी, आपने कंट्रोल ले लिया, फौज के हाथ में दे दिया, 149(4) का इतलाक कर दिया। मैं आगे क्या बता रहा हूं, सूबे के वडेरे जिन्होंने 12 सालों में बिला शिरकत गैरे दही मैंडेट पर कराची पर भी हुक्मरानी की है, यहाँ K4 नहीं दिया, कचरा नहीं उठाया, नाले साफ नहीं किए, बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए, मर्दमशुमारी नहीं कराई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से कराई। ये सारी बातें मैंने अपनी रख दी। मेरे भाइयों, बहुत अच्छी बातें की हैं, मेरा ख्याल है मैंने वे फॉरवर्ड बताया है, यही रास्ता है। 10 साल बाद भी आप बात करेंगे तो यही रास्ता है। जी सॉरी, अब आप जो सोल्यूशन, ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। मैं चाहूंगा कि आखिर में जो है वो मैं प्रोग्राम को क्लोज करूंगा, जो लास्ट थॉट हैं जो आखिर में कुछ कहना चाहते हैं, सब अपने अपने जो है जौहर साहब से स्टार्ट करूंगा। जौहर साहब, लास्ट 30 सेकंड है आपके पास, आप कुछ कहना चाहें? मेरे ख्याल से इतनी डिटेल में बात हो गई है और एक सियासी तौर पे एक मंजरनामा और एक पूरा उसका आने वाला वे फॉरवर्ड कारोबारी भी दिया है इसमें, क्योंकि सियासी हम इतना नहीं रखते, हम तो कारोबारी लोग हैं, लेकिन बातें किसी हद तक समझ में आती हैं। इन बातों पर अगर अमल किया जाए तो आई थिंक कराची के लिए बेहतर हो सकता है। और मैं फिर एक बात पे अपनी एंड करूंगा कि जी अगर किसी मुल्क के अंदर भी कोई रेवोल्यूशन लाना है, किसी शहर में, किसी मुल्क में, किसी सूबे में, तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। यही एक वाहिद जरिया है जिससे हम इसमें आगे निकल सकते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी प्राइवेट सेक्टर के तौर पे, गवर्नमेंट की नहीं। उसके लिए आप रास्ते बनाए, एनर्जी आउटेज के मसले हल करें, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हल करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, बिजली पानी गैस हमें दें, सहूलत दें, बैंकों के मार्कअप कम करें, सब चीजें दें। कैसे नहीं होगा, ये भी कोलंबोर बन जाएगा, ये भी मनीला बन जाएगा, ये भी बैंकॉक बन जाएगा, इंशाल्लाह एशियन टाइगर बन जाएगा। मेरी तो ये एक जुमला है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग देना चाहिए। सॉरी, मैं एहतिशाम उद्दीन साहब से कहूंगा कि वो फाइनल थॉट अपने 30 सेकंड के अंदर दें। जी एहतिशाम साहब। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी तक इंडस्ट्री जैसे भी काम चला रही है अपना, लेकिन आने वाला वक्त जो है ना, बहुत कंपटीशन का वक्त है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब आने वाला वक्त जो है ये 4th जनरेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब हमारे यहाँ हाल ये है कि हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें और एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ मैच नहीं करती, जो उनका सिलेबस है, चीज़ें हैं। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से एक आई है, न्यूटेक के हवाले से, जो कि इसको मैच करने की कोशिश कर रही है, हम उसके साथ लाइसन कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 10 लाख आदमी आकर के रोजगार कमाता है, तो आप सोचिए बाकी कितना होगा। और ये लोग अगर काम पे नहीं लगेंगे तो जाहिर है फिर ये क्या करेंगे, जाहिर है किसी नेगेटिव एक्टिविटी में हो जाएंगे। हमें चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाएं। जैसे जौहर साहब ने कहा, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, ये जॉब देना गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर कर सकता है और ये जिसका जो काम है वो करे। फारूक भाई माशाल्लाह पॉलिटिक्स में बहुत आगे हैं, वो अपना काम करें, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम अपना काम करें, हर शख्स अपना काम करे, तो ये बेहतरी उसी वक्त आएगी। ये जो हमारा है तो हम ना एक्सपोर्ट कर सकेंगे ना कुछ, अगर हमने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तैयार नहीं किया, उन स्टैंडर्ड के लिए तैयार नहीं किया कि पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने तरीके, उस्तादी शागिर्दी के हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल आखिरी ये समझ ली, ये SOS कॉल है। मेहरबानी करके सब इस पर तवज्जो दें और अपना काम को बढ़ाएं, अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम घिरे हुए अपने से चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए। और ये भी एक टेक्निक है कि आपको इकोनॉमिकली तबाह कर दिया जाए। जब आप इकोनॉमिकली तबाह हो जाएंगे तो एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है बाहर के लोगों के लिए कि आपको करें। तो जाहिर है पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, लोगों को इस्लामिक मुल्क है, सबको खटकता है। तो इसके लिए हमें खुद हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है कि हम बाहर देखें। हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं ज़रूर हैं, लेकिन जब तक हम खुद नहीं करेंगे कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता और कोई हमें बचा नहीं सकता। हमें खुद ही खड़ा होना है, खुद ही करना है। बिल्कुल। अदनान, आप फाइनल थॉट आपके?
बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपकी बातों में, आपके विजन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। आई होप कि ऐसा हो। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट था कि इस शहर को बहुत बेदर्दी से और बहुत प्लान तरीके से बर्बाद किया गया है। और मेरा पहला सवाल, उस वक्त फारूक भाई वहाँ थे नहीं, इस मुल्क के तमाम शहरों ने, वहाँ के रहने वालों ने इस फ्लड जैसी नागानी आफत पे कराची के लिए का साथ नहीं दिया। इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो आई होप कि ये जो डिज़ास्टर था ये यहाँ के हुकूमती इदारों और यहाँ तक के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक लेसन हो, और आइंदा आने वाले किसी इस तरह के, अल्लाह ना करे, नागानी आफत के लिए हम सब मुत्तहद होके जो है इससे निपटने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फारूक भाई बहुत शुक्रिया, श्याम भाई, थैंक यू आसिम भाई। जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मैं आपसे फाइनल थॉट लेने से पहले एक क्वेश्चन अभी आप ही की बातों से मैंने पिक किया है और इस पे मैंने काफी आवाज भी उठाई थी। बार दफा हम भी अमेरिका में बैठे हुए गद्दारी का ठप्पा लग जाता है क्योंकि हम इश्यूज पे बात करते हैं। जब कराची को 1.5 करोड़ की आबादी दिखाई गई तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं रिजाइन दिया? आप लोगों ने क्यों नहीं रोड पे आए? मैंने यहाँ पे कई चीजों पे बात की और जैसे कि क्रिश्चियंस के ऊपर, हिंदुओं के जो बेटियों के ऊपर जो मुसलमान करा दिया जाता था इस तरह पे, तो मैंने ये भी साथ में अपने कहा कि अगर इस शो मैं अकेला जो है व्हाइट हाउस पे बैनर लेके खड़ा हूँगा अपने, क्योंकि मुझे ये बुरा लगा, मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये गलत हो रहा है। और आपको पता है कि बहुत सारे केसेस में सजाएं भी हुई हैं जबरी तरीके से, किस तरीके से वहां पे। तो हम यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है जो कि इस प्रोफेशन में होते हैं कि उनको उस चीज का डर नहीं होता। जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सहाफी जो हैं, मैं उनको भी वो नहीं करता क्योंकि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। वरना फिर यही हो जाता है कि आप गुमनाम हो जाते हैं या नामालूम हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपनी उसमें बताएं कि आपने क्या किया जब 1.5 करोड़ की कराची की आबादी बताई और आप लोग, तो आपको एग्जैक्ट पता है कि कराची की 3-3.5 करोड़ की आबादी है। हम हॉकी खेलने जाते थे तो बीच में एक सहरा आता था स्टील मिल के दरमियान और ये कायदाबाद के बाद, तो वो पूरा आबादी में चला गया है। जो 2 मंजिला इमारत थी या 1 मंजिला इमारत थी वो हाई राइज हो गई है। जहाँ 10 लोग रहते थे वहाँ 200 लोग रह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कोर्ट में पिटीशन डाली है सेंसस पर उसी वक्त जब इसके अनऑफिशियल रिजल्ट्स आए थे और 1,60,00,000 के लगभग इसकी आबादी दिखाई गई थी। तो हमने 2008 में जब ये मरदमशुमारी होनी थी और 2011 तक जो हाउस काउंट मुकम्मल हो गया और उसमें पहली मर्तबा सिंध के शहरों का हाउस काउंट सिंध के दही इलाकों के हाउस काउंट से ज्यादा आया था। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो रिलक्टेंट थी और मरदमशुमारी नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उन्हें यही सूट करता था कि सिंध की दही आबादी हमेशा ज्यादा रहे और दुनिया भर के इन्फ्लक्स के बावजूद कराची की आबादी सही आबादी जाहिर ना हो, ताकि उनका मसनूई इजाफी आबादी की बुनियाद पर उनका वजीर आला आता रहे। तो वो उसमें कामयाब हो गए। लेकिन हमने उस हाउस काउंट के बेस पे चैलेंज किया, वो स्क्रैप कर दिया गया था हाउस काउंट और नया हाउस काउंट हुआ जिसमें फिर शहरी इलाकों का हाउस काउंट कम हो गया, दही इलाकों का ज्यादा हो गया और फिर शहरी इलाकों की आबादी कम हो गई और दही इलाकों की आबादी ज्यादा हो गई। तो मैंने पिटीशन डाली, उसके बाद हमने शोर किया असेंबली में और ये रेजिग्नेशन की बात थी। तो शाहिद खाकन अब्बासी उस वक्त आ गए थे जब रिजल्ट्स आए थे। तो शाहिद खाकन अब्बासी ने 5% सैंपल रिपीट मरदमशुमारी की बात की। उस पर मैंने फिर पिटीशन डाल दी कि नहीं कराई, लेकिन मेरे अपने साथियों ने मुझसे अलग होना पसंद किया, जबरदस्ती बल्दिया की कुर्सी से चिमट के रहना, इख्तदार से चिमट के रहना पसंद किया और आज पार्टी की बदतरीन और नाकिस तरीन कारकर्दगी जो हमारी सियासी वो आज हम देख रहे हैं। तो मैं जब तक, मतलब मैं नहीं कह रहा, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई, कोताहियां हुई, लेकिन मैंने ये सारे काम वक्त पर किए। अच्छा, फिर हमने मुजाहरे क्यों नहीं किए आपने? अच्छा, एहतजाज क्यों नहीं किया? हमने बहुत सारे यानी जो इतने अहम इश्यूज नहीं थे उन पे हड़तालें करा दी, उन पे कर्फ्यू करवा दी, उस पे दुकानें बंद करवा दी। तो मेरे ख्याल में 15-20 सालों में लोग भी एग्जॉस्ट हो गए थे।
हमारी ये हड़तालें कराने की कैपेसिटी, लोगों ने भी फिर ये फैसला कर लिया कि बस अब वोट दे देंगे आपको, लेकिन अब उस तरह की मास मोबिलाइजेशन सड़कों पे आपके लिए नहीं निकल रही थी। तो ये लोग थक चुके थे। तो मुझे मालूम था कि मर्दमशुमारी पे लोग बाहर नहीं आ रहे थे। हमने एक दो मुजाहरे किए थे, उसमें इतने पजीराई नहीं मिली, वोट की हद तक कुछ हमारा वोट बैंक रह गया। तो मैं ये भी एतराफ करूंगा। तो इसका मतलब है कि जब हमें सही वक्त पे जो फैसले करने थे, चाहे वो मर्दमशुमारी, हाउस काउंट स्क्रैप हुआ, हमें उसी वक्त मुजाहरा करना चाहिए था। तो हमने वक्त पर कुछ चीजें नहीं की। आखिरी बात वो रेस्क्यू की आपने की थी। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई शाख नहीं। फेडरल एनडीए में है, सूबे में है, और ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, इसमें एनडीए में ना खैमे हैं। डिजास्टर हो जाए तो खैमे कहां से आएंगे? 1 लाख खैमे होने चाहिए। कौन से स्कूल्स में? ये सारी बातें, ये कोई प्लानिंग, कराची हो कोई भी शहर हो, ये वहां की बल्दियाती इदारों, उन्हें तो गटर साफ करने का, पानी का उन्हें जिम्मेदारी नहीं, उन्हें बिल्डिंग कंट्रोल की जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो उन्हें एनडीएमए की ये जो फोर्स है, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, ये 3 काम होते हैं कि लोगों को रेस्क्यू करना, फिर रिलीफ देना टेम्परेरी, और फिर रिहेबिलिटेट करना। ये कुछ नहीं हो रहा, हुआ ही नहीं। एनडीएमए बन गया है और वो आगे 3 नाले उन्होंने साफ कर दी। इससे ज्यादा उनकी भी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी है। फिर आपने अमेरिका की बात की थी, तो अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, और यहां तक के छोटे मुल्कों में कम्युनिटी पुलिस, कम्युनिटी वॉलंटियर कोर का तस्वर है। वो हमारे यहाँ है नहीं कि लोकल पुलिस होती है, कम्युनिटी पुलिस होती है, उससे लोग ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। अगर एक हर मोहल्ले के अंदर सिक्योरिटी का एक निजाम हो, ये अपनी पुलिस हो, और वहां के अपने वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हो और वो इस पुलिस के साथ जुड़ के काम करें, फिर एक एसएचओ की जो एसीआर होती है, उस पे उस इलाके का कोई रेप्यूटेबल सीनियर सिटीजन भी दस्तखत करे कि हाँ, इस एसएचओ ने जुए के अड्डे खत्म किए, जराइम को कम किया। पब्लिक पुलिस सेफ्टी कमीशन, ये पुलिस का रिफॉर्म मुशर्रफ के जमाने में शुरू हुआ, बाद में स्क्रैप हो गया। लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म मुशर्रफ के जमाने में शुरू हुआ, बाद में स्क्रैप हो गया, और आज हम फिर वहीं पर खड़े हैं। तो कोई कह रहा है 149(4) में फेडरल कंट्रोल कर ले, फौज को दे दें, उसके नतीजे में भी नहीं हुआ। लोगों को ओनरशिप देनी है, लोगों को आगे आना है। मैंने कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, जी मैं चाहूंगा कि आप आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मेरे को काफी, मैं हर पाकिस्तान से ये सवाल जरूर करता हूँ, और मैं कोर कमांडर हो, जनरल हो, यहाँ पे भी जो लोग आते हैं, मैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ कि आप पीछे से तो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन कराची के मामले पे हाथी साथ जो है आप बिल्कुल मार देते हैं। क्या कराची का कोर कमांडर इस बात की गवाही नहीं देगा कि कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा है? तो हम ऐसे होते हैं यहाँ पे, हम सेनेटर और कांग्रेसमैन को जब बुलाते हैं तो वो हंसते हैं। बल्कि मैंने कई दफा कहा कि आप जो भी मदद करें, आप उस पे अपना ठप्पा लगा के करें। और आप यकीन करें, जो 15 साल पहले कई सेनेटर्स कांग्रेसमैन से कहा, वो उन्होंने अब यूएस एड के नाम से जो हर जगह आप वो $2 भी खर्च करते थे यूएस एड, तो उनको पाकिस्तान का पता चल गया है कि पाकिस्तान ने भी उनके साथ क्या किया है। बस आखिरी में आपसे 30 सेकंड लूंगा, आप इसको एंड करें तो मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग मैं 1 मिनट चाहूँगा, कुछ 5 सेकंड में आपसे चाहूँगा। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के पे आप तमाम लोगों से, हमारे तमाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस डिज़ास्टर के मौके पे यहाँ पे तमाम काम करने वाली NGOs, चाहे वो ईदी हो, चाहे वो JDC हो, चाहे वो सैलानी वेलफेयर हो, उन लोगों को जो जो आप अतियात दे सकते हैं दें, ताकि इस डिज़ास्टर के मौके पे कराची के जो शहरी जो इस वक्त बहुत बुरे हाल में हैं, उनकी मदद हो सके। थैंक यू। के लिए कि प्राइवेट सेक्टर का काम है जॉब देना, हुकूमत का नहीं है। उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सहूलतें देनी चाहिए, और इस वक्त बैंक के मार्कअप को और कम करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो देनी चाहिए, वैल्यू एडिशन पर हमें जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, और जो हमारी चीज़ें रॉ हालत में एक्सपोर्ट हो जाती है, उसे हमें मकामी सनतों के जरिए वैल्यू ऐड करके हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और
जो हमारी इंडस्ट्री और एजुकेशन यूनिवर्सिटी में गैप है उसको भी हमें नैरो करना चाहिए। मैं अपने इन भाइयों की सारी बातों को एज इट इज एंडोर्स करता हूँ। नाउ और नेवर, दिस इज नाउ और नेवर सिचुएशन। जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोगों ने कराची के वो हकायक सामने किए इस 1 घंटे के प्रोग्राम में, जो शायद नॉर्थ अमेरिका या दूसरे दुनिया में रहने वाले जहाँ उर्दू बोली जाती है, बहुत कम लोगों को ऐसे हकायक सुनने को मिलते हैं। क्योंकि टीवी चैनल पे भी हमने देखा है कराची के हवाले से माजी में जो कुछ हुआ, अगर हम माजी के पीछे ही पढ़ते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ तरक्की या कुछ मिलेगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमने जो भी बातें की, माजी हो चुका है, लेकिन हमने उससे भी नहीं सीखा। आज जब कराची में ये सब हुआ तो फेडरल गवर्नमेंट की हमें नजर आया डिस्क्रिमिनेशन, कि कराची को उन्होंने शायद इसलिए हेल्प नहीं की। कराची में फौरन जो है जो फौजी इमदाद होती है, फौजी इमदाद दुनिया में ली जाती है। जब इस किस्म के डिजास्टर आते हैं, कतरीना आया था यहाँ पे, नेशनल गार्ड के बाद आर्मी को भी बुला दिया था। हालांकि नेशनल गार्ड की वो फुल इक्विप्ड होती है, क्योंकि उनके पास ट्रक होते हैं, उनके पास ऐसी चीजें होती हैं लोगों को एक दूसरे से मुकाम से दूसरे मुकाम पहुंचाने में। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन कराची के लोगों को हमेशा याद आएगा। और फारूक सत्तार साहब की वो बात मुझे अभी जो इन्होंने की कि तमाम लोग कराची एक मिनी पाकिस्तान है। अब हमें मजहब और लिसानी लोगों के उससे निकलकर एक होके कराची के लिए काम करना चाहिए। अब हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची नहीं, हम कराची के लोग बन के बात करें। अब कोई नहीं कह सकता कि जी कराची में मेरा रोल है, नहीं। यहाँ पर अब वो वक्त आ गया है, अगर आप अभी भी एक नहीं हुए, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पे हर कोई खाएगा। 500 अरब रुपए लोगों के घरों से निकलेंगे तो फिर यही होगा कि खुला बदमाशी होगी। जब तक के लोकल, और अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जब तक यंगस्टर को हम अब मौका नहीं देंगे, और वो यंगस्टर जो के तासुब से बालातर हो, तासुब ना हो उनमें, वो सिर्फ कराची पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हो और हक पे काम कर सकते हो। तो नाज़रीन, ऐसे प्रोग्राम करने का मकसद ऐसा ये होता है कि जो कराची का यूथ है उनको, और जो पाकिस्तान का यूथ है उनको अब आगे आना होगा। अगर आपने पाकिस्तान से इस्टेब्लिशमेंट भी बाज़ दफ़ा ऐसे फैसले करती है, उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती, उनको भी पाकिस्तान बचाना होता है। वो मजबूर हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि हमारी क़यादत इतने घपले करती है कि फिर वो कहते हैं कि जी फिर हम ही आ जाते हैं। तो खैर, इसी अल्फाजों के साथ जो है डॉक्टर फारूक सत्तार जौहर साहब एंड एहतिशामुद्दीन साहब, अदनान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगली दिन फिर हाजिर होंगे, एक नया टॉपिक लेके हाजिर होंगे, और कराची यस हमारे टॉपिक का हिस्सा होगा। उसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Washington Night Show with Asim Siddiqui.